ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने के लिए आपको अपनी बहुत एनर्जी को वेस्ट करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम एक सिंपल इक्वेशन लिख करके, सिस्टम डिसाइड करके बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन दिस कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज। आज मैं सेंटर ऑफ मास से एक ऐसी इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं जो इक्वेशन अपने आप में बहुत खास है। और वो इक्वेशन क्या है? द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं जानता हूं कि इस इक्वेशन को देखने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हाँ, ये तो हमें पता है, इसमें क्या है। मैकेनिक्स में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैकेनिक्स में मोस्ट ऑफ द फंडे तो सभी को पता होते हैं कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता, क्या आपको वेक्टर्स के कंपोनेंट करना नहीं आता, क्या आपको वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पता, क्या आपको मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं पता। क्या जवाब है आपका? पता है ना। फिर भी चैलेंज कहां आता है? जब हमारे सामने मैकेनिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो चैलेंज है कि हमें अपना पहला स्टेप समझ में नहीं आता। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे अप्रोच करें, किस डायरेक्शन में सोचें। कभी आपने ये सवाल अपने आप से पूछा कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ? उसके पीछे रीजन है कि हमने फंडे सिर्फ पढ़ लिए हैं, कभी उनको फील नहीं किया, कभी बैठ करके खुद से एक एक प्रिंसिपल, एक एक थ्योरम को समझा ही नहीं। वो क्या कहना चाह रहा है उसकी डेप्थ में हम कभी गए ही नहीं। और ये सवाल हमने अपने आप से नहीं पूछा कि इस फॉर्मूले या इस प्रिंसिपल से मैं किन किन रिजल्ट्स तक पहुंच सकता हूं। और दैट वाज अ मेन रीजन जिसकी वजह से आपको मैकेनिक्स में प्रॉब्लम फेस होती है। ये इक्वेशन बहुत नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन आपको पता है ये मैकेनिक्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर आप इस इक्वेशन को समझ गए और इस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं ये सीख गए, तो ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स जिनको सॉल्व करने के लिए आप क्वाइट लेंदी, या हम कह सकते हैं वही ट्रेडिशनल मेथड्स जो फॉलो करते हैं, आपके वो मेथड्स सिंपल एक लाइन की इक्वेशन बन जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर स्क्रीन पर ये दो डायग्राम बनाए हुए हैं। अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली आपने शायद इस प्रोफाइल का क्वेश्चन देखा होगा। अगर आप जेईई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस प्रोफाइल का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने अपने स्टडी मटेरियल में देखा ही होगा। क्या कि एक रॉड है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, आपसे रॉड में एक्सिस से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर टेंशन की वैल्यू पूछी गई, या आपसे पूछा गया कि बताइए कि रॉड में टेंशन का वेरिएशन किस तरीके से होगा। या फिर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म रिंग है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, आप बताइए कि रिंग में टेंशन फोर्स क्या होगा। जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया उनको पता होगा कि हमें यहां पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये इक्वेशन समझ गए ना तो आपको इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना पड़ेगा और एक सिंगल इक्वेशन लिख करके आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इस समय 11th क्लास में हैं उनको सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस होता है वो होता है इंटीग्रेशन से, क्योंकि अभी उन लोगों ने कैलकुलस नहीं पढ़ा और जब भी किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाता है तो वहां पर उनका फिजिक्स में जो इंटरेस्ट है वो सडनली एकदम से डिक्रीज कर जाता है। तो अब आप सोचिए कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसके बाद कई सारे न्यूमेरिकल्स को आप इवन बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व कर सकते हैं। तो सोचिए कि ये लेक्चर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। पहले इस फॉर्मूले में डेप्थ में एनालिसिस करेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि इन दो न्यूमेरिकल्स को हम ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तैयार हैं सभी लोग? यस। देखिएगा, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0
तो यहां से बोला जा सकता है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट करना है, मतलब चेंज करना है, या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज हो सकती है जब किसी एक गिवन सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हों। इसी बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि इंटरनल फोर्सेस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं कर सकते। मेरे एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा और हर पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। मैंने क्या बोला कि इंटरनल फोर्सेस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट नहीं कर सकते। सुनिएगा अगला स्टेटमेंट, मतलब हम यहां से ये बात बोल सकते हैं कि किसी भी गिवन सिस्टम का जब हम मोमेंटम लिखते हैं तो क्या होता है, द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मैं कह सकता हूं कि उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर कोई भी आपके पास एक ऐसा सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उन गिवन सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो रिमेन्स कंजर्व रहेगा। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इवेंट के दौरान आप उसके इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। क्लियर है बात? इस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज का मुद्दा है हमारी ये इक्वेशन। लेकिन पहला स्टेटमेंट जो हमें समझ में आ चुका है वो ये है कि एक्सटर्नल फोर्स 0, तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आगे बढ़ता हूं, देखिएगा यहां से एक बात और क्लियर हो चुकी है कि सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ तभी एक्सेलरेट करता है जब एक्सटर्नल फोर्सेस है। यस और नो? देखिएगा मैं आपके सामने एक सिंपल सा सिचुएशन दे रहा हूं। सपोज आप एक रफ सरफेस पर है, मतलब यहां फ्रिक्शन, और आपने एकदम से सडन एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। क्या किया? सडन आपने आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज मैंने कहा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट पर है आपके बॉडी का, तो इस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से है? बॉडी के इंटरनल फोर्सेस की वजह से? नहीं, इंटरनल फोर्सेस तो एक्सेलरेट ही नहीं कर सकते। ये जो एक्सेलरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। और यहां पर एक्सटर्नल फोर्स कौन होगा बताओ? एक्सटर्नल फोर्स होगा यहां पर फ्रिक्शन। देखिए नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। नॉर्मल और mg का कंट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अलोंग 0 है, तो पता है आपको आपके ऊपर यहां पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, और ये जो फ्रिक्शन है ना ये स्टैटिक नेचर का होगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो सबसे पहले अपना मिसकंसेप्शन ये गायब कर दीजिए जिन लोगों को लगता है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो आप यहां समझिए कि अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ये मैन इस सरफेस पर एक्सेलरेट ही नहीं कर सकता था। मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर ये मैन यहां पर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये तभी संभव है जब नीचे वाली जो सरफेस है वो क्या है, रफ है। मतलब जब मैं यहां पे इक्वेशन लिखूंगा तो पता है क्या इक्वेशन लिखूंगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, और वो बराबर लिखूंगा m इंटू ACOM। अब अगला सवाल मेरा आप लोगों से, थोड़ी देर बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो इस सिस्टम के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें किसका वर्क हुआ है? फ्रिक्शन का। मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट जरूर कर रहा है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क मैन के ऊपर 0 है। यहां पे ये जो भी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ना,
ये काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस है, जो इस मैन के अंदर मसल्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है ना, जो इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह से सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा ना, एक्सेलरेशन है फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन इस सिस्टम के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से है। और जरा सुनिएगा ऐसा क्यों, फ्रिक्शन का वर्क जीरो क्यों है? आपको ये भी लग रहा होगा यार फ्रिक्शन तो वर्क करेगा, फ्रिक्शन लग रहा है और ये आगे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क होना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि वर्क की बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। जब आप वर्क की बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप वर्क डन लिखते हैं F.ds। ये ds क्या होता है? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस मोमेंट पे फोर्स लगा उस मोमेंट पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है। एक बात बताइएगा, जब यहां पर ये मैन इस सरफेस के ऊपर अपना फुट रखेगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा, सहमत हैं आप लोग? फ्रिक्शन कब लगेगा? जब ये फुट रखा होगा। अब लेकिन इस फुट का डिस्प्लेसमेंट कब होगा? इस फुट का डिस्प्लेसमेंट होगा जब ये हवा में आएगा। तो आप सोचिए, जब फ्रिक्शन लग रहा है तब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब फ्रिक्शन नहीं लग रहा। मतलब यहां फोर्स भी है, लेकिन जब फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और जब डिस्प्लेसमेंट है तब फोर्स नहीं है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ नहीं है, इसलिए यहां पे फ्रिक्शन का वर्क नहीं हो रहा। इसलिए मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो इस केस में जीरो होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इसको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा। थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन समझिए स्टैटिक फ्रिक्शन यहां कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा। आप जब यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो पता है क्या लिखेंगे? द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मैन। समझ लीजिए, आज के बाद एक बात बता रहा हूं, इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ूंगा, इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस को समझिए। जैसे मान लीजिए यू हैव अ टू आइडेंटिकल रॉड्स, बोथ ऑफ द रॉड्स का मास m है और लेंथ l, और ये दोनों रॉड एक स्मूथ सरफेस पर रखे हुए, मतलब ये जो आपको बोर्ड का प्लेन दिखाई दे रहा है ना, ये बोर्ड का प्लेन क्या है ना, एकदम स्मूथ है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि पहले वाले केस में मैंने टॉप एज पे फोर्स लगाया और दूसरे वाले केस में मैंने जो फोर्स लगाया वो जस्ट सेंटर पे लगाया, किस केस में रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? क्या लग रहा है, इन केस नंबर ए या फिर इन केस नंबर बी? जनाब मैं आपको बता दूं कि जब भी सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात की जाए ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है क्या देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स। इन बोथ ऑफ द सिचुएशन एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ F ही तो है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है। वो फोर्स कहां लग रहा है इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए आपसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो आप एकदम से लालच में मत आइएगा। देखिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जामिनर जानता है कि आप कहां पे कमजोर पड़ सकते हैं, आप कहां पे पिघल सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का डेटा सेट करेगा या आपके सामने एक ऐसी स्टोरी रखेगा कि आप वहां गलती करें। लेकिन अगर आप एक एक स्टेप को समझ के आगे बढ़ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप बच के निकल जाएंगे। तो इन बोथ ऑफ द सिचुएशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सेम होगा। हाँ, वो बात तय है कि इस केस में फोर्स अगर ऐसे लगा है तो ये जो रॉड है वो रॉड इस तरीके से रोटेट होते हुए आगे बढ़ेगा। मतलब इस वाली सिचुएशन में ये जो मोशन है ग्राउंड फ्रेम में, ये CRTM होगा, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। यहां पर जब ये फोर्स सेंटर पे लगा है तो ये रॉड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मतलब ये सिंपली एक ट्रांसलेशनल मोशन। नेचर ऑफ अ मोशन क्या है, ये एक अलग पैरामीटर है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, ये एक अलग पैरामीटर है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। यस, बहुत ही उम्दा सवाल है ये।
कई बार पूछा गया है, अलग अलग फॉर्म में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं इवन इन नॉट इन 11th क्लास, 12th क्लास में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करके इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक रॉड है इस तरीके से घूम रहा है, आपको x डिस्टेंस पर यहां पर यह बताना है कि टेंशन फोर्स क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखिए वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, यहां पे जो डिफरेंट अप्रोच है उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो आप समझना कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखिएगा, मैंने कहा यार मुझे यहां से x डिस्टेंस दूरी पे टेंशन निकालनी थी। तो कभी भी किसी भी रॉड में जब टेंशन पूछा जाए ना, या आपने ऐसे सवाल सॉल्व किए होंगे जहां पे आपने टेंशन इन हैवी स्ट्रिंग निकाला होगा, तो जिस पॉइंट पे टेंशन पूछी जाए ना वहां से रॉड को कट कर दीजिए। कट करने के बाद मेरे पास सपोज एक ये सिस्टम बना, मैं सिर्फ इस सिस्टम की बात कर रहा हूं जो डॉटेड लाइन के अंदर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार इस सिस्टम को ऑब्जर्व करिए और बताइए इसका मास क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये लेंथ जो है वो L-x है। अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है, लिख लीजिएगा यूनिफॉर्म रॉड है, तो मैं इसका मास लिख सकता हूं। इसका मास क्या लिखूंगा, मास अपॉन L, दिस इज अ मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द L-x, इसे मैंने m1 बोल दिया। अब देखिए मुझे टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है ना, तो आपका ये सिस्टम है, टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा अवे फ्रॉम अ सिस्टम। इस गिवन सिस्टम का सेंटर यहां कहीं होगा, यस और नो। अब आप ऑब्जर्व करिए जो ये सेंटर है इस सिस्टम का वो क्या कर रहा होगा। क्या मैं कह सकता हूं कि वो इस तरीके से सर्कल में घूम रहा होगा? तो पता है आपको यहां पे इक्वेशन क्या लगानी होगी। इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ टेंशन बराबर आप लिखेंगे m1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस गिवन सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। और आप देख पा रहे हैं कि इस गिवन रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो सर्कल में अगर घूम रहा है, किस में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप जानते हैं दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो एक बात बताइएगा, इसके लिए रेडियस तो ये होगा ना r, तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखना है तो मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो बेसिकली मुझे वो रेडियस फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं है। L-x का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, L-x/2। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना होगा, जिसे मैंने r बोला था, तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस L-x डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, L प्लस x डिवाइडेड बाई 2। मतलब इस गिवन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस रेडियस में घूम रहा है। खत्म हो चुका है सवाल। आपको कोई इंटीग्रेशन यूज नहीं करना। m1 की वैल्यू आपको पता है कितनी थी, m/l इंटू L-x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, द ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द r, और r की वैल्यू कितनी है, L प्लस x डिवाइडेड बाई 2। आप ये समझ पा रहे होंगे, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी। इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l मल्टीप्लाइड बाय l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज अ टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x। सोचिए कितना वक्त लगा, मैं तो फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मुझे हर स्टेप बाय स्टेप हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप F एक्सटर्नल बराबर m इंटू ACM की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, तो बस आपने क्या किया, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाला और नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर m इंटू ACM कर दिया। कहां है इंटीग्रेशन, समझे? देखिएगा एक और सवाल, ये क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रिंग, मास m दिया, रेडियस r है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस बताइए कि इस रिंग में टेंशन फोर्स क्या होगा। मैं आपको वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बताने वाला, वो आप लोग खुद से ट्राई करिए, मैं बता रहा हूं नया अप्रोच। देखिए मैंने क्या किया, मुझे टेंशन निकालनी थी, मैंने रिंग को यहां से कट किया और मैं यहां पर आपके सामने जो भी डायग्राम बना रहा हूं वो इस सेमी सर्कुलर रिंग का बना रहा हूं। आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया। अगर मैं इस सेमी सर्कुलर रिंग का डायग्राम बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि देखिए इस पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा T, और इस पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स है वो भी लगेगा नीचे की तरफ T। मैं सिर्फ इसे अपना सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं।
अगर मैं इसे अपना सिस्टम कंसिडर करूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया 2t। t क्या है? टेंशन फोर्स। ये बराबर क्या लिखेंगे? द मास। आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मास कितना होगा? m/2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले मुझे एक बात बताइएगा, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? अगर आपने कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा है तो पता होना चाहिए कि ये कहां होता है? 2r/π पर। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है और ये सेंटर ऑफ मास इस तरीके से घूम रहा होगा लाइक दिस। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस हाफ सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π रेडियस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यस तो बताइए क्या लिखेंगे इक्वेशन? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 2t दिस इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास m/2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है बताइए क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर। यस मल्टीप्लाइड बाय द r, किस रेडियस में घूम रहा है? 2r डिवाइडेड बाय पाई। तो यहां से आप देख पा रहे हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आपके पास यहां पे टेंशन की वैल्यू निकल के आ गई m ओमेगा स्क्वायर इंटू r अपॉन 2 पाई। ये देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने के लिए आपको अपनी बहुत एनर्जी को वेस्ट करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम एक सिंपल इक्वेशन लिख करके सिस्टम डिसाइड करके बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे सिस्टम में इस हाफ सेमी सर्कुलर रिंग को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि एक हाफ सेमी सर्कुलर रिंग का मुझे सेंटर ऑफ मास पता है कहाँ होता है? 2r/π पर। तो ऐसे कई सारे सवाल जहां पर आपसे टेंशन फोर्स या फिर आपसे इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस हो जहां पर आपने इंटीग्रेशन मेथड का यूज किया हो, तो जरा सोचिएगा कि वहां पर मैं द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ACOM, क्या इस इक्वेशन से एक लाइन में आंसर तक पहुंच सकता हूं कि नहीं? आई होप कि आज का वीडियो वाकई में आपको काफी अच्छा लगा होगा और एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज आपके मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करने में हेल्प कर रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि रीच बढ़े, क्योंकि जितना ज्यादा रीच बढ़ेगा उससे हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है या हम ये कह सकते हैं जो मोटिवेशन लेवल है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए वो लगातार बढ़ता रहेगा। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।